सास हो तो ऐसी। 60 वर्षीय विमला जी आकर्षण व्यक्तित्व की एक विधवा महिला थी, जो स्वयं को सामाजिक कार्यों में व्यस्त रखती थी। सुबह शाम टहलने जाती, योग ध्यान आदि भी करती थी। दूसरी तरफ उनकी बहू पूनम सुंदर, सुशील और गंभीर स्वभाव की स्त्री थी। 30 वर्षीय पूनम एक स्कूल में अध्यापक का कार्य करती थी। स्कूल से घर और घर से स्कूल, बस यही उसकी दुनिया थी, यही दिनचर्या थी। 5 साल पहले विमला जी के बेटे यानी कि पूनम के पति रमेश तथा 2 साल की बेटी खुशी की मृत्यु एक हादसे में हो गई थी। तब से पूनम एकांत में रहना पसंद करती थी। किसी से मिलना जुलना, हंसना बोलना मानो वो भूल गई थी। अथक प्रयास के बाद भी विमला जी उसे इस गम से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। उसको इस गम से बाहर निकालने के कारण ही विमला जी 4 साल पहले दिल्ली से देहरादून शिफ्ट हो गई थी। विमला जी के पति, जो कि राज्य प्रशासनिक अधिकारी थे, उनकी 4 साल पहले हृदयघात से मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अपने सेवा काल में ही देहरादून में यह मकान बनवा लिया था। रिटायरमेंट के बाद उनके यहाँ रहने की इच्छा थी। विमला जी को अब यहाँ रहते हुए लगभग 3 वर्ष हो गए थे, परंतु पूनम के व्यवहार, उसके दुख और उसकी पीड़ा में कोई कमी नहीं आई। उसकी मानसिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आया, जिसके कारण अभी विमला जी बदहवास अपने गम में खोई रहती थी। अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक दिन विमला जी ने अपनी बहू पूनम के सामने घर को किराए पर देने का प्रस्ताव रखा, जिसे सुनते ही पूनम भड़क गई। उसे अपने एकांतवास में किसी की दखलंदाजी कतई पसंद नहीं थी। उसने कहा, क्या जरूरत है माँ जी घर किराए पर उठाने की? आखिर क्या कमी है हमें? मैं अच्छी खासी जॉब कर रही हूँ और पापा की भी अच्छी खासी पेंशन आ रही है। हम दोनों के लिए ये आवश्यकता से भी ज्यादा है। पूनम की बात सुनकर विमला जी बोली, तुम नहीं समझोगी, तुझे तो अंधेरे में रहने की आदत हो गई है, पर मेरा अकेले ही इस घर में इस दम घुटता है। अरे किराएदार होंगे तो मेरा भी मन लगा रहेगा। तुम तो सुबह स्कूल चली जाती हो और स्कूल से आते ही अपने कमरे में बंद हो जाती हो, तो फिर मैं क्या पूरे दिन दीवारों से सर खपाऊं? मैंने अपने पड़ोस वाली शारदा को बोल दिया है। वो कह रही थी कि वो किसी को किराए पर रखवा देंगी। विमला जी के इतना बोलते ही पूनम भड़क उठी और बोली, ये लो, एक तो आपकी ये सहेली शारदा आंटी मुझे एक आंख भी नहीं सुहाती, बस मोहल्ले भर की चुगलियां करा लो उनसे। अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें मत बना। कल स्कूल के बाद एटीएम से कुछ पैसे निकाल लाना, ताकि कमरा थोड़ा ठीक ठाक करवा लूं। पेंट वेंट भी तो कराना होगा। विमला जी ने कहा तो पूनम बोली, अच्छा तो आपने ठान ही लिया है कि कमरा किराए पर देने का, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? जो आपके मन में आए वो करो। कहते हुए पूनम गुस्सा होकर अपने कमरे में चली गई। तो विमला जी सोचने लगी कि क्या होता जा रहा है, इस लड़की को बात बात में मुंह फुला लेती है। तभी उनकी पड़ोसन शारदा जी आ गई। बिमला, ओ बिमला, खुशखबरी लाई हूँ तेरे लिए। वो मेरी दीदी है ना, उनके बेटे का यहाँ ट्रांसफर हो गया है। वो मुझे घर ढूंढने के लिए कह रही थी, तो मैंने तेरे घर के लिए कह दिया है। मेरे लिए भी कितना अच्छा हो जाएगा ना, मेरी दीदी अब मेरे नज़दीक ही रहेंगी। बिमला जी की पड़ोसन शारदा जी खुशी से चहकते हुए बोलते जा रही थी, अच्छा और कौन कौन है उनकी फैमिली में? तो बिमला जी ने उत्सुकता से पूछा। तो शारदा बोली, मेरी बहन और उनका बेटा पंकज और एक बेटी जिसकी शादी हो चुकी है। जीजा जी की तो बहुत साल पहले हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। मेरी दीदी के बेटे पंकज की 4 तारीख की ज्वाइनिंग है, उससे पहले ही वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। बस एक हफ्ता बचा है, कहकर शारदा अपने घर चली गई। 3-4 दिन बाद बाहर शोरगुल देख पूनम ने बालकनी से नीचे झांक कर देखा तो लाल टोपी लगाए हुए एक आदमी कामगारों के साथ ट्रक से सामान उतरवा रहा था। उसने सोचा कि शायद नए किराएदार होंगे। वो जल्दी से नीचे उतरी और जाकर अपनी सासू माँ बिमला जी को जगाया। बिमला जी को दोपहर में सोने की आदत थी, वो सो रही थी। घुटनों के दर्द की वजह से बिमला जी को सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में कष्ट होता था। तभी निचले हिस्से में रहती थी। तभी बिमला जी उठ बैठी हुई और पूनम से बोली कि चाय बना ले, वे लोग थके हारे आए होंगे। तो पूनम मनी मन बुड़ाते हुए रसोई घर की ओर बढ़ गई। थोड़ी देर में चाय बिस्कुट की ट्रे टेबल पर लाकर रख दी और ऊपर जाने लगी तो बिमला जी ने टोका, अरे कहाँ जा रही है? मिल तो लेना है किराएदारों से। आप ही मिल लेना उनसे, मुझे बहुत काम है, कापियाँ चेक करनी है, रिजल्ट भी बनाना है। आपने रखे हैं, आप ही खातिरदारी करो, मुझे तो माफ़ करो। कोई तक हाथ जोड़ते हुए पूनम इस सदा से बोली कि बिमला जी को हंसी आ गई। थोड़ी देर में पड़ोसन शारदा भी आ गई और अपने भांजे पंकज को अकेला देखकर बोली, अरे दीदी नहीं आई, तू अकेला आया है? प्रणाम मौसी, वो माँ की तबीयत कुछ खराब थी तो वो रुक गई। अगले हफ्ते संडे तक ले आऊँगा उन्हें, तब तक घर भी सेट हो जाएगा।
आपको तो मालूम ही है उन्हें अस्थमा की शिकायत है, तो धूल मिट्टी पेंट वगैरह से उन्हें एलर्जी होती है। हाँ ठीक किया तूने बेटा, पंकज का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। घर का बड़ा बेटा होने के नाते पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी पंकज के कंधों पर आ पड़ी थी। जब पिता की मृत्यु हुई तब पंकज 12वीं कक्षा में पढ़ता था। माँ घरेलू महिला थी। पंकज ने ट्यूशन करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी और अथक मेहनत करते हुए अपनी काबिलियत के बल पर फॉरेस्ट ऑफिसर के पद पर पहुंचा। छोटी बहन की शादी की, इन सब की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते इतना समय गुजर गया कि पंकज को अपने बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। और अब तो निजी इच्छाएं भी दम सी तोड़ने लगी थी। अलबत्ता माँ का दिल की ख्वाहिश थी कि बेटे के सिर पर अब तो सेहरा बन जाए, उसे कोई ऐसा हमसफर मिल जाए जो उसके सूने जीवन की बगिया को महका दे। पर पंकज की माँ की बात को अनसुनी कर देता था। ये कहकर कि अब उसकी उम्र निकल गई है, क्योंकि पंकज अब 35 साल का हो गया था। लेकिन उसकी माँ का मानना था कि मर्द और घोड़े कभी बुढ़े नहीं होते। माँ की बात पंकज हंसकर टाल देता। वो अधिक से अधिक समय खुद को घर व दफ्तर के कामों में व्यस्त रखने लगा था। फॉरेस्ट ऑफिसर होने के नाते उसका काम भी जोखिम वाला था। अक्सर फील्ड पर जाना होता। ऐसे में क्या वो अपने जीवन साथी को वक्त दे पाएगा? ये सोचकर वो शादी को लेकर अपने कदम पीछे हटा लेता। अगले दिन सुबह पंकज ने नीचे आकर विमला जी से कहा, आंटी जी क्या आप अपनी काम वाली को मेरे यहाँ भेज सकती हैं? जब तक मेरी माँ नहीं आ जाती तब तक सुबह चाय नाश्ता बना दिया करेगी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, वो सुबह 8 बजे आती है। पहले तुम्हारे पास भेज दूंगी, लेकिन अभी तो चाय पियो, मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी। जब तक तुम्हारी मम्मी नहीं आ जाती तब तक तुम हमारे साथ ही चाय नाश्ता और डिनर कर लिया करो। बिमला जी ने कहा तो पंकज बोला, अरे नहीं आंटी जी, आप क्यों तकलीफ करेंगे, आप बस मेट को भेज दीजिएगा। अच्छा ठीक है भाई, आज तो चाय नाश्ता यहीं कर लो। तभी पूनम भी स्कूल के लिए निकलने लगी। पंकज को देखकर थोड़ी ठिठक गई, फिर बाहर जाने लगी तो बिमला जी बोली, अरे बिना चाय नाश्ता किए कहाँ भागे जा रही हो? मैंने टिफिन भी तैयार कर दिया है, मुझे देर हो रही है, मैं स्कूल में कुछ खा लूँगी। पूनम भागते हुए बोली, क्यों खाएगी? वहाँ जब सब कुछ तैयार है और अगर इतनी ही देर हो रही है तो पंकज छोड़ आएगा तुझे। क्यों पंकज? विमला जी ने पंकज की ओर देखते हुए कहा तो पंकज बोला, जी हाँ आंटी, बिल्कुल छोड़ दूंगा। जी नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ। पूनम दनाते हुए गेट से बाहर निकल गई तो विमला जी ने पंकज से कहा, बुरा ना मानना बेटा, पूनम दिल की बुरी नहीं है, हालात ने उसे इतना कठोर और मुंहफट बना दिया है। मेरी बेटी तो बहुत प्यारी थी, सब्र वाली थी। अच्छा आंटी जी कुछ बताएं अपने और पूनम के बारे में। विमला जी कुछ कहने जा रही थी कि काम वाली बाई आ गई। अच्छा बेटा ऐसा करो, पहले तुम अपना काम करवा लो, फिर तुम्हें ऑफिस भी जाना होगा। नहीं आंटी जी, ऑफिस तो 1 हफ्ते बाद जाना है, घर सेट करने में ही कई दिन लग जाएंगे। शाम को जब पंकज नीचे आया तो विमला जी और पूनम चाय पी रही थी। विमला जी पंकज के लिए भी चाय ले आई। पूनम वहीं सुबह के अखबार में नजरें गड़ाए बैठी रही। तभी घड़ी की सुई ने 6 बजने की घंटी बजाई तो पूनम बेतहाशा गेट की तरफ दौड़ती हुई गई। उसे यूं हड़बड़ाहट में भागते देख पंकज ने सवालिया निगाहों से विमला जी की ओर देखा। वो एकदम शांत बैठी थी, मानो पूनम का यह कृत्य उनके लिए रोज की बात हो। लेकिन पंकज पूनम के पीछे जाने के उपक्रम में उठने लगा, मगर विमला जी ने हाथ के इशारे से उसे बैठने को कहा। वातावरण बोझिल सा हो चला था। दोनों निशब्द बैठे थे। विमला जी शांत तो थी पर चेहरे से अपार दुख झलक रहा था। पंकज भी असमंजस की स्थिति में मौन बैठा। स्थिति को समझते हुए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। करीब 10 मिनट बाद पूनम अपने हारे कदमों को मानो घसीटते हुए अंदर आई और निढाल होकर वहीं बैठ गई। कुछ क्षण बाद पंकज के वहां से जाते ही पूनम भी खामोशी से अपने कमरे में चली गई। इस आधे घंटे में कोई एक शब्द नहीं बोला। प्रकृति भी मौन होकर इन प्राणियों का साथ निभा रही थी। पक्षी निःशब्द अपने घरों को लौट चले थे। डालियां भी मानो थमसी गई थीं। 2-3 दिन बाद शनिवार को पंकज दोपहर में ही घर आ गया और सीधा सीधा किचन में ही घुस गया। आंटी जी लाओ, बहुत भूख लग रही है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या पका रही हो? मगर रसोई में जाते ही वहीं छिटक गया। इन 7 दिनों में पंकज विमला जी से काफी घुल मिल गया था। अरे आप, मुझे लगा आंटी जी होंगी। सामने खड़ी पूनम को देखकर पंकज झिझकते हुए बोला, तुम क्या जानो मेरी बेटी तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाती है। पीछे से विमला जी की आवाज आई। टेबल पर खाना लगाकर पूनम बड़े बड़े 3-4 टिफिन लेकर कहीं बाहर चली गई। वहां बैठा पंकज पूनम की तरफ देखता ही रह गया। तभी विमला जी ने बताया कि हर शनिवार और रविवार को पूनम अपने हाथों से खाना बनाकर अनाथ आश्रम ले जाती है। पंकज सराहना भरे भावों से पूनम के व्यक्तित्व को परखने लगा। अगले दिन पूनम 3 कप चाय बनाकर लॉन में बैठ गई।
तो विमला जी मंद मंद मुस्कुरा कर पूनम को देखने लगी। उन्हें यूं मुस्कुराता देख पूनम ने झेपते हुए कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? एक तो मैं आपके उस लाडले किराएदार के लिए चाय बनाकर लाई हूँ, ऊपर से आप मुझे ऐसे देख रही हैं जैसे। अरे नहीं बेटा, मुझे अच्छा लगा कि तुम लोगों की कदर करती है। वैसे पंकज ऊपर अपने कमरे में है, उसे आज बहुत तेज बुखार आया। शांताबाई के हाथ चाय बिस्किट उसके कमरे में ही भिजवा देना। अब मुझसे तो दूसरी मंजिल पर चढ़ा नहीं जाएगा, वरना मैं तो बेचारे बच्चे को देख कर आती। तभी पूनम बोली, अच्छा तभी जनाब नजर नहीं आ रहे, मुझे लगा मेरी वजह से नीचे नहीं आए। शांताबाई के साथ पूनम भी ऊपर चली गई। उसे देख पंकज चौंक कर उठकर बैठ गया। उसके थकान भरे चेहरे पर खुशी से लबालब मुस्कान आ गई और मुस्कुराते हुए पूनम से बोला, अरे आपने क्यों तकलीफ उठाई? तकलीफ कैसे कहकर पूनम ने उसे चाय पकड़ा दी। कुछ देर ठहरने के बाद शांताबाई को कमरा ठीक करने की हिदायत देकर पूनम नीचे आ गई। पंकज को उसका यूं फिक्र करना बड़ा सुखद लगा। पंकज जल्द ही स्वस्थ होकर ऑफिस जाने लगा। उस घर को, वो घर के लोगों को पंकज की आदत हो चली थी। पूनम भी अब उसकी बातों या उपस्थित से असहज नहीं होती और ना ही पहले की तरह भड़कती थी। अभी तो उसकी बातों में रुचि लेने लगी थी। आज फिर वही हुआ। घड़ी में 6 बजे और पूनम बेतहाशा गेट की तरफ दौड़ पड़ी। आज पंकज विमला जी से पूछ ही बैठी, आंटी जी बुरा ना मानो तो प्लीज ये बताएं, पूनम रोज इस समय कहाँ जाती है और फिर इतनी परेशान होकर वापस आती है? खोई खोई थकी हुई सी रहती है। तो विमला जी ने अतीत के पन्नों को खोलना शुरू किया। हमारा कितना सुखी भरपूर खुशहाल परिवार था। मेरे इकलौते बेटे रमेश ने अपनी पसंद से पूनम से शादी की थी, विमला जी ने बताया। तो पंकज हैरान होकर बीच में टोकते हुए बोला, क्या पूनम आपकी बहू है? मेरा मतलब पूनम आपकी बेटी नहीं, बहू है। हाँ बेटा, पूनम मेरी बहू है, मेरे बेटे की पसंद है जो अब मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। पर पहले ऐसा नहीं था। मेरा बेटा पूनम से शादी करने के लिए मुझे बहुत मनाता रहा, पर मैं नहीं मानी। तब तक हार कर उसने पूनम से कोर्ट मैरिज कर ली। पहले तो मैं पूनम से बहुत नाराज रहा करती थी, पर पूनम के हंसमुख स्वभाव व सबके लिए प्यार, परवाह, इन सब गुणों ने मेरी सारी नाराजगी दूर कर दी। शादी के 2 साल बाद हमारे घर में एक नन्ही सी परी ने जन्म लिया। मैं अपनी खुशियों पर काबू नहीं कर पा रही थी। शायद मेरी खुशियों को मेरी ही नज़र लग गई। परी की मासूम अदाएं, तोतली बोली, खनकती हंसी से हमारा पूरा घर खुशियों से भर उठा था। सारे घर में कूदती फुदकती मेरी बच्ची एक दिन हमें यूं छोड़कर चली जाएगी, ये सोचा भी नहीं था। वो दशहरे की काली शाम थी जिस दिन रमेश परी को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में रावण दहन दिखाने ले गया था। मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए पूनम मेरे पास ही रुक गई थी। मेरे पति की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। कुछ महीना पहले ही उनके एंजियोप्लास्टी हुई थी। बीपी शुगर के मरीज तो वो पहले ही से थे। हम टीवी पर भी रावण दहन देख रहे थे। तभी टीवी पर रामलीला मैदान में बम ब्लास्ट से भगदड़ मचने की खबर आने लगी। हमने रमेश को फ़ोन लगाया तो वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। अनहोनी की आशंका से मेरा दिल कांपने लगा। पति को बताऊं या नहीं बताऊं, अभी इसी असमंजस में थी कि तभी पड़ोस में रहने वाला रमेश का एक दोस्त आ गया। मेरे पति को भी हादसे की खबर लग गई। वो भी रमेश के दोस्त के साथ निकल पड़े। मौके पर जाकर देखा तो लाशों के ढेर पड़े थे, जिसमें मासूम बच्चे और महिलाएं ज्यादा थीं। तलाश करने पर परी कहते कहते विमला जी फपक फपक कर रोने लगी। पंकज ने उठकर उनको सांत्वना दी और खामोशी से आगे की कहानी की प्रतीक्षा करने लगा। विमला जी खुद को संभालते हुए आगे की कहानी बताते हुए कहा, मेरी पोती परी छत विछत हालत में मृत पाई गई, पर रमेश का कुछ पता ही नहीं चला। हमने बहुत तलाश की, सब अस्पताल, मुर्दा घर सब छान मारे, पर मेरा बेटा नहीं मिला। पुलिस वालों ने बाद में बताया कि बम फटने से कुछ लोग दूर जा गिरे थे। उनके शरीर व चेहरों के ऊपर खच्चे उड़ गए थे। हो सकता है मेरा बेटा भी उन्हीं में हो। जो भी हो, मेरे बेटे का आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। जवान बेटे और मासूम परी की मौत का सदमा मेरे पति बर्दाश्त नहीं कर पाए। साल भर के भीतर ही वो भी हमें छोड़कर दूसरी दुनिया में चले गए। मगर पूनम को भी रमेश के वापस लौटने का इंतजार है। वो इसी उम्मीद में रोजाना 6 बजे गेट के बाहर तक भाग कर जाती है कि रमेश आज तो ज़रूर आएगा। उसको इस सदमे से हुए इस बावलेपन को दूर करने के लिए हम दिल्ली के से यहाँ आ गए, पर मेरी बच्ची अभी तक उसी सदमे में है, उसी मोड़ पर खड़ी है। उसकी ज़िंदगी मानो रुक सी गई है। अनाथ आश्रम के बच्चों को खाना खिलाकर वो अपनी बच्ची की आत्मा को खुशी देना चाहती है। न जाने वो दिन कब आएगा जब मेरी बच्ची रमेश की यादों को भूलकर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करेगी। तभी थकी निढाल अपने पैरों को घसीटते हुए पूनम अपने बेजान से शरीर को कुर्सी के हवाले कर दिया।
वातावरण में आज फिर से चुप्पी छा गई थी। तभी अचानक पंकज उठा और बिमला जी के कदमों के पास बैठते हुए बोला, आंटी जी, अगर आप आज्ञा दें और पूनम उचित समझे तो मैं पूनम को अपनाना चाहता हूँ। आज या कल में मेरी मम्मी और बहन आ रही हैं। मैं जानता हूँ उनकी भी सहमति मिल जाएगी। मुझे अचानक ये सुनकर पूनम हैरान रह गई। बिमला जी और पंकज दोनों ही उम्मीद भरी निगाहों से पूनम की ओर देखने लगे। पूनम बिना कुछ बोले उठकर जाने लगी। तभी बाहर से आवाज आई, आज या कल मैं नहीं भैया, हम पधार चुके हैं। यह आवाज पंकज की बहन की थी। अरे आप लोग अचानक बता दिया होता तो मैं लेने आ जाता। अरे अगर बता दिया होता तो हमें इतना प्यारा सा सरप्राइज कैसे मिलता। पंकज की मां ने प्यार भरी नजर पूनम पर डाली और उसके सर पर हाथ फिराते हुए बोली, अगर तुम मेरे बेटे की जिंदगी में आ जाओगी तो मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी। पंकज से जब फोन पर बात करती हूँ तो बस वो तुम्हारी ही बातें करता है। तुम हमें बहुत पसंद आई, क्या तुम मेरी बहू बनोगी? पूनम ने खामोशी से सिर झुका दिया और अपने कमरे में चली गई। बिमला जी ने पंकज की मां को गले से लगाते हुए कहा, मेरी बेटी हाँ ज़रूर कह देगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है। अगर उसे इनकार करना होता तो वो तपाक से कह देती। अचानक से ये बात उठी इसीलिए वो खामोश हो गई। बहुत वर्षों बाद आज पूनम को सुकून की नींद आई। सपने में उसने देखा कि उसकी खिड़की से उम्मीद की एक किरण चली आ रही है, जिस पर सवार होकर रमेश चुपके से कमरे में दाखिल हो रहा है और उसके कानों में कह रहा है, पूनम इस रिश्ते के लिए हाँ कह दो और आगे बढ़ो। मैं गुजरा हुआ कल हूँ जो आज तुम्हारे आगे हाथ फैलाए खड़ा है। उसे थाम लो, उसे थाम लो पूनम। तभी अचानक से उसकी नींद खुली तो घड़ी में देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। वो दौड़ते हुए नीचे आई और बिमला जी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी तो बिमला जी ने घबराकर दरवाज़ा खोला। तभी पूनम उसके गले से लगकर जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ मेरी बच्ची, कोई बुरा सपना देख लिया क्या तुमने? माँ आज मुझे जी भर के रो लेने दो। बहुत देर तक रो लेने के बाद पूनम शांत हो गई तो बिमला जी धैर्य से उसके बोलने का इंतजार करती रही। फिर थोड़ी शांत होकर पूनम ने कहा, माँ आज रमेश मेरे सपने में आए थे, मुझसे कह रहे थे कि मैं उन्हें भूल कर आगे बढ़ूँ। आप बताओ माँ मैं क्या करूँ? तो बिमला जी बोली, बेटी उसने सही कहा है, तू उसकी बात मान ले। बेटा देखो अब तो रमेश भी यही चाहता है कि तुम उसे भूल कर जिंदगी में आगे बढ़ो। अकेले जिंदगी नहीं कटती बेटा, मैं आज हूँ कल नहीं रहूँगी तो तू अकेली कैसे पहाड़ सा जीवन बिताएगी। पंकज बहुत अच्छा लड़का है। सच बताऊं तो मैं तो तेरे डर से कुछ नहीं कह पा रही थी, पर मेरी भी यही इच्छा थी। अच्छा जी, मेरे डर से मैं क्या इतनी डरावनी हूँ? नहीं रे, तू तो मेरी प्यारी लाडली बच्ची है, कहकर बिमला जी ने पूनम को अपने गले से लगा लिया। तभी पूनम बोली, पर मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कह देना अपने उस किराएदार से। क्या बोली किराएदार? वो तेरा होने वाला पति है और मेरा बेटा। खबरदार जो मेरे बेटे के बारे में इस तरह से के शब्द मुंह से निकाले तो अच्छा बाबा नहीं बोलूँगी, कुछ ऐसा वैसा, लेकिन अपने लाडले को मेरी सारी शर्तें बता देना, तभी मैं हाँ कहूँगी। हाँ ठीक है, आपकी सभी शर्तें सराखों पर मोहतरमा, बिमला जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी पूनम की नज़र बाहर खड़े पंकज पर गई। अरे पंकज कब आए? छुप छुप के हमारी बातें सुन रहे थे और इतनी सुबह सुबह आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो पंकज बोला, मेरे बहनोई साहब आ रहे हैं, बस उन्हीं को लेने स्टेशन जा रहा हूँ। क्या आप अपने हाथों से बनी चाय पिलाएंगी? तो पूनम शर्माती हुई और हंसकर किचन की ओर चली गई। पंकज ने आज पहली बार उसको हंसते हुए देखा था। तभी विमला जी बोली, बेटा तूने तो मेरी मुराद ही पूरी कर दी। आज कितने सालों बाद मैंने अपनी बिटिया को हंसते हुए देखा है। थोड़े दिन में मुहूर्त देखकर पंकज और पूनम की शादी करवा दी। विमला जी ने पंकज की माँ को भी अपने घर में रख लिया था ताकि उनका भी टाइम पास अच्छे से हो जाए। पूनम की ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ आने लगी थीं, जिसे देखकर आज विमला जी बहुत अच्छा सुकून महसूस कर रही थी। तो दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।